हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एएस ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है? चांदनी का, कौमुदी का, ज्योत्सना का या चंद्रा तप का? बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, चांदनी हो जाएगा। चांदनी मयंक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? बताइएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? त वर्ण, श, ड या र? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है। घोष वर्ण कौन से होते हैं? तो यहाँ पे जरा सा हम देख लेते हैं। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है वो अघोष होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो होता है वो घोष होता है, उसी को हम सघोष के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है निम्न में कौन सा वर्ण घोष नहीं है। यहाँ पे घोष नहीं की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपको बताया जो आखिरी के 3 वर्ण होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा और पहला क्या हो गया? तो दूसरा और पहला अघोष हो गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों घोष शब्द नहीं है, यानी कि इन तीनों में से शब्द जो होगा वो घोष शब्द नहीं होगा। यहाँ पे नहीं की बात हो रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर त होगा, श होगा, ड होगा या र होगा? बताइएगा। तो यहाँ पे हमने बताया, देखो ये श है, ड भी तीसरा है, र भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? ता क्या हो गया? अघोष हो गया। हमने आपको बताया था पहला और दूसरा शब्द क्या होता है? तो अघोष होता है। यहाँ पे घोष नहीं की बात हो रही है कि घोष शब्द नहीं है। तो यहाँ पे ता हो गया, ऑप्शन नंबर ता यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण से अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान देना है, वर्ग का पहला और तीसरा, पांचवा अक्षर क्या होता है? तो अल्प प्राण होता है। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला 135 से आप इसको याद कर सकते हैं। महाप्राण अगर आपसे पूछ ले दोस्तों तो महाप्राण क्या होता है? तो महाप्राण दूसरा और चौथा यानी कि ख और घ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण होता है और प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, पांचवा अक्षर अल्प प्राण होता है। जिस तरह से यहाँ पे घोष से क्वेश्चन किया गया है उसी तरह से आपकी परीक्षा में अल्प प्राण और महाप्राण से भी प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं शब्द का निम्न में से तत्सम शब्द है? बताइएगा। गेहूं शब्द का निम्न में से तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द यहाँ पे हम देख लेते हैं। गोहूं होगा, गोधूम होगा, गेहूं होगा या गोधूम होगा? बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। आपकी परीक्षा में तत्सम शब्द से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। यहाँ से 1 या 2 नंबर का आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। जो संस्कृत से शब्द लिए गए हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनका हम सीधे उसी रूप में प्रयोग करते हैं, उनमें किसी तरह से कोई भी परिवर्तन जब नहीं किया जाता है तो वह क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है। जैसे जब हम
आम्र का जब हम प्रयोग करते हैं तो बताइएगा आम्र शब्द क्या हो जाएगा। आम्र शब्द यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। अच्छू, जैसे अच्छू, अच्छू क्या हो गया, आँख हो गया। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं हम उनमें कोई भी परिवर्तन ना करें, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तत्सम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं तद्भव शब्द क्या होता है। जिस तरह से तत्सम शब्द के संस्कृत के शब्द होते हैं वही संस्कृत का शब्द परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित होता है, तो हिंदी में परिवर्तित होता है। तद्भव में क्या होता है, वो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे हिंदी में परिवर्तित जब हो जाते हैं तो वो तद्भव होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपको दोस्तों बताया आम्र, यहाँ पे हमने आम्र आपको बताया। और नॉर्मल बोलचाल में हम क्या यूज़ करते हैं, तो आम का प्रयोग करते हैं। हम इसको तद्भव को इस तरह से भी समझ सकते हैं, नॉर्मल भाषा में बोले जाने वाले भाषा को हम तद्भव कहते हैं। जैसे हम हमेशा घर में आम का प्रयोग करते हैं, सभी लोग आम का प्रयोग करते हैं, कभी भी कोई आम्र का प्रयोग नहीं करता है। चक्षु का प्रयोग घर में नहीं किया जाता है, हम लोग आँख का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर दोस्तों कई बार आपकी परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा, कर्पूर अगर इस तरह से लिख के आ जाए कि कर्पूर में बताइए तत्सम है या तद्भव है, तो आपको ध्यान में रखना है इस तरह से अगर लिखा हो तो वहाँ पे क्या होगा, तत्सम होगा। कन्फ्यूजन मत करिएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगर इस तरह से कपूर लिख के आ जाए तो वहाँ पे तत्सम होगा। अगर कपूर लिखें, कपूर लिखकर आ जाए कि बताइएगा कपूर में तद्भव होगा या तत्सम होगा। ध्यान रखिएगा, देखो क्या परिवर्तन है, सिर्फ ऊपर इस तरह से लग गया है, पर यह क्या हो गया, संस्कृत का शब्द हो गया है। कर्पूर संस्कृत का शब्द है, कपूर हिंदी का शब्द है। नॉर्मल बोलचाल में हम कपूर का प्रयोग करते हैं, बाजार जाके कपूर लाना, ना कि कर्पूर लाना। तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। अब बताइएगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोधूम हो जाएगा। गोधूम क्या है, संस्कृत का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, बताइएगा निम्न में से डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, डिबिया, डिबिया, डिब्बे, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा यहाँ पे डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, तो डिब्बा डिब्बे शब्द का एक वचन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइएगा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, चना, बाजरा, उड़द, अरहर, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइएगा। चना चबाया जाता है या चना बोया जाता है या चना खाया जाता है, तो जाता है, बाजार जाया जाता है। उड़द बोया जाता है, उड़द खाया जाता है। अरहर खाई जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, अरहर बोई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अरहर शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा हिंदी में 2 लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो स्त्रीलिंग होते हैं और पुल्लिंग होते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तो आप तुरंत टिक मार के चले आएँ कि 3 होते हैं। 3 संस्कृत में होते हैं, ध्यान रखिएगा संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक लिंग संस्कृत में होते हैं, हिंदी में 2 ही होते हैं। बस आगे चलें, इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, बताइएगा निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। तो यहाँ पे बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
रसगुल्ले में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। रसगुल्ले में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। मिठाई में, मीठापन में, मीठा में या चीनी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। मीठा में रेखांकित शब्द का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है, बताइएगा। भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है? फैजाबाद, बरेली, इलाहाबाद या लखनऊ। तो भोजपुरी बोली ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, फैजाबाद में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस युग में कामायनी की रचना की गई, बताइएगा। निम्न में से किस युग में कामायनी की रचना की गई? छायावाद में, प्रयोगवाद में, प्रगतिवाद में या रहस्यवाद में। तो यहाँ पे बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, छायावाद में कामायनी की रचना की गई। बस दोस्तों आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। बोलचाल में भी कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। आज थोड़ा सा कम हम यहाँ पे प्रश्न लिए हैं, कल हम आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आएंगे। बस आज थोड़ा सा समय का अभाव है, उसके लिए क्षमा करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।